थे आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट 20th सेंचुरी, इसके एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हमें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ ना, मैं आपको ना इसमें क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगी। जैसे कि मैंने आपका ये आपकी जो क्लास ये फर्स्ट है, इससे मैंने आपको ना कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और वो किस किस वे में रिपीट होते हैं, उसको मैं आपको दिखाऊंगी और इसके आंसर आपको बताऊंगी कि आखिर में आपको इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में कई बार ये भी लिख के आ रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण एवं परिणाम बताएं क्या होते हैं आखिर में, कि आखिर में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या क्या रीजन थे वो बताने हैं आपको, और उसके क्या परिणाम हुआ उसके बारे में बताना है। सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका चेंज करके इसने इस वे में पूछ लिया कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया। इट मीन्स जो इंटरनेशनल जो हमारी राजनीति है उसको इसने कैसे एक तरह इफेक्ट डाला था। इट मीन्स इसके क्या परिणाम निकले। बात तो वो सेम ही पूछ रहा है, तो इसको ना वो डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछ लेता है। तो इसलिए ना आप कंफ्यूज मत हो ना, अगर आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि इसके क्या वो कारण थे और इसका क्या क्या परिणाम निकले, या इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे क्या प्रभाव डाला, कि इसके, या फिर ये पूछ सकता है कि आखिर में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण एवं प्रभाव बताएं क्या क्या थे। तो ये किसी भी टाइप से पूछे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अभी आपको बताऊंगी वही लिखना होगा आपको। ये सब में जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको वो सब में वो सुटेबल होगा। जैसे कि इसमें ये पूछते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की व्याख्या करें, कि क्या क्या मतलब कारण, क्या वो प्रथम विश्व युद्ध किन किन कारणों से कारण हुआ था। ऐसे ही इसमें पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कारण और परिणाम बताएं। सेम यही चीज़ है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला प्रथम प्रलयकारी युद्ध था। जैसे कि आप जानते हो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा, वो कब से कब तक के हुआ था, 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। कब से कब तक, 1914 से 1918 के बीच में। और ये बहुत ज़्यादा प्रलय, मतलब बहुत ज़्यादा ये इसने प्रलय लाया था हमारे विश्व स्तर पर, और इसमें विश्व के विभिन्न सभी प्रभावशाली राष्ट्रों ने भाग लिया। जितने भी मतलब जो ताकतवर राष्ट्र हैं उन सभी ने इसके अंदर इन्वॉल्व, मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। जैसे कि इसमें ना जो हमारा वो था ना राष्ट्र, वो दो गुटों में बट गया था। कौन कौन से गुट, एक तो आपका था मित्र राष्ट्र, और दूसरा आपका था जिसको हम ध्रुवीय राष्ट्र भी कह देते हैं, या आप केंद्रीय शक्तियों को भी, मतलब केंद्रीय शक्तियाँ या केंद्रीय राष्ट्र भी बोल सकते हैं। अब जो मित्र राष्ट्र था इसके अंदर तो आपके थे इंग्लैंड, फ्रांस हो गई, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया और उनके सहयोगी राष्ट्र थे। और दूसरी जो हमारे केंद्रीय शक्तियाँ थीं, इसमें हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि राष्ट्र थे। तो ये आपके दो गुटों में बटा था, और इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों गुटों में मतलब कि बहुत से राष्ट्र मिलकर इन्होंने मतलब एक तरीके से लड़ाई लड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्रीय राष्ट्रों की पराजय हुई थी। इट मीन जो इसका वो निकला था एंड रिजल्ट निकला था, इसके अंदर जो हमारे मित्र राष्ट्र थे वो जीत गई थी, और जो हमारी ध्रुवीय राष्ट्र थे, ध्रुवीय शक्तियाँ थी, वो हार चुकी थी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या क्या रीजन थे। तो तो इसका जो पहला रीज़न था, उसका पहला कारण था, इसमें क्या था कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी एक तरीके से उनमें संतुलन नहीं बन पाया था, उनमें संतुलन नहीं रहा था शक्तियों के मामले में। तो वो किस रीज़न से था, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि किस कारण से जो यूरोपीय शक्ति था वो एक तरीके से क्या नहीं हो पाई थी, संतुलन नहीं रख पाई थी। तो 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। इससे पहले जो जर्मनी था इट मीन्स उसकी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी राजनीति के अंदर। परंतु जो बिस्मार्क के नेतृत्व में ना, जब बिस्मार्क इनका नेतृत्व करने लग गया था, एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ, और उसी टाइम पे जर्मन राष्ट्र का एक बहुत बड़े स्तर पे क्या हुआ था, उदय हुआ था। और इससे जो यूरोपीय शक्ति थी उनमें संतुलन गड़बड़ा गया, और इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौतीपूर्ण बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। जब पहले 1871 से पहले जब जर्मनी एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा था अपने राजनीति स्तर पर, यूरोपीय राजनीति स्तर पर, तो उस टाइम पे क्या होता ना कि बिस्मार्क के नेतृत्व में ना एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया था जर्मनी। तो इस कारण से क्या हुआ ना कि जो वो थे इंग्लैंड और जो फ्रांस थे, एक तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई थी, जिस कारण से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण बना। क्योंकि जो हमारी यूरोपीय शक्ति थी उनमें क्या हो गया था, संतुलन बिगड़ गया था। तो एक रीज़न आपका ये है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न आपका ये है कि गुप्त संधियों का प्रचलन, कि गुप्त संधियों का प्रचलन चलने लग गया था। अब वो किन कारणों से, इनको देखते हैं हम। कि जर्मन
जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहाँ के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशील बनाने के लिए, अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो जर्मनी था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील बन रहा था, इस कारण से जो फ्रांस और जो इटली थे उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा था। वैसे ही जो वो था ना जर्मनी, अपने आप को ज़्यादा मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए ना, उसने फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्रविहीन बनाए रखने के लिए, इट मीन्स वो उनसे दोस्ती ना रख पाए, उसको मित्र विहीन बनाए रखने के लिए ना उन्होंने बहुत सी गुप्त संधियों की नीतियाँ अपनाई थी। अब वो किस कैसी कैसी नीतियाँ थी उनके बारे में हम देखते हैं। उसने ऑस्ट्रिया हंगारी के साथ द्वैत संधि ड्यूअल अलायंस की, और रूस के साथ भी मैत्री संधि की, और इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंध बनाए, और 1882 में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की। तो इस टाइप से उसने बहुत सी गुप्त संधियाँ करी थी, जिसके कारण जो जर्मनी था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील बनता जा रहा था, और जो फ्रांस जो इटली थी उनके सामने ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही थी। जिस कारण से क्या होता, ये जो गुप्त संधि भी क्या थी, एक तरीके से गुप्त संधियों के प्रचलन के कारण भी क्या हुआ था, वो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण बन गया था एक ये भी। एंड थर्ड रीज़न आपका ये है कि जर्मन और फ्रांस का संघर्ष, थर्ड रीज़न ये है। तो इसमें क्या था ना कि इनमें एक तरीके से शत्रुता हो गई थी जर्मन और फ्रांस के अंदर। जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश जो अल्सेस लॉरेन के पर अधिकार कर लिया था, जर्मन के जो बिस्मार्क थे उन्होंने, और मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था, और फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचे दिखलाने में प्रयास में लगा रहता था। वो हमेशा जर्मनी को नीचा करता रहता था, और परंतु जो जर्मनी था वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, प्रभावशील बनता जा रहा था। इस कारण से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसी रीज़न से हुआ था। और दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिहीन बनाए रखना चाहता था, इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौते किए, इट मीन्स बहुत सारी गुप्त संधियां भी की थी। बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि इसने युद्ध को अवश्य भव्य बना दिया। इट मीन्स उनके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस कारण से क्या हुआ था, एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध होने के रीज़न बन गए थे। एक तो इन्होंने क्या करा था, जो जर्मनी थी बहुत ज़्यादा क्या होती, स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। फर्स्ट रीज़न आपका क्या था, जो जर्मनी थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनती जा रही थी। दूसरा रीज़न ये था कि उन्होंने बहुत सी गुप्त संधियाँ की थी जो जर्मनी थी उसने, कि क्या हो सके वो उसको मित्रविहीन कर सके, किसको, फ्रांस को। और तीसरा रीज़न आपका क्या था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या था, शत्रुता बनी हुई थी। और किन किन रीज़नों से आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं। तो आपके ये 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट को, सैन्यवाद और शस्त्रीकरण पर जोर। अब सैन्यवाद और शस्त्रीकरण क्या होता है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्या करना, जो युद्ध की सामग्री होती है ना उसको बनाना, जैसे बंदूकें, तोप, ये सब बनाना। इस टाइप से इसके अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गया था, सैन्यवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा व विस्तारवादी नीति को क्रियान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में एवं उनकी खरीद बिक्री में लग गया था। अब कोई भी देश क्या चाहेगा कि वो अपने देश को क्या करे, सेफ्टी प्रोडक्ट वो दे सके, प्रोवाइड करवा सके। जैसे कि आप देखते हैं अभी भी हमारे भारत क्या करता है, बहुत सारी मिसाइलें ये सब खरीदता है, क्यों, क्योंकि हम अपने देश की सेफ्टी कर सके, इसी वजह से तो ना। तो यही चीज़ की यही पहले के टाइम पे भी हो रहा था। वो क्या करना चाह रहे थे, एक तरीके से विस्तारवादी करना चाहते, अपने आप को एक तो शक्तिशाली भी बनाना चाहते थे, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा मतलब सैन्य शक्ति होती है उसको इतना ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता है। तो इसी वजह से वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं खरीद बिक्री करने लग गए थे, और अपने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत होना आवश्यक उनको लगने लग गया था। फलतः युद्ध के नए अस्त्र बनाए गए, राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग शस्त्रों के निर्माण एवं सैनिक संगठन पर खर्च किया जाने लग गया था। जैसे कि बहुत ज़्यादा खर्चा किसके ऊपर करने लग गए थे, शस्त्रों के निर्माण के ऊपर। तो इस रीज़न से भी ना क्या हुआ था ना कि जब ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र निर्माण होंगे, सब देश क्या करेंगे कि शस्त्रों की होड़ में लगे रहेंगे कि हाँ हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीद बिक्री कर सकें। तो ये भी रीज़न था एक क्या करने का, विश्व युद्ध होने का। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ इसमें कि फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख राष्ट्र अपनी आय का 85% किस पे करते थे, सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे, और अनेक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। सैनिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई। सैनिक अधिकारियों का देश की
राजनीति में वर्चस्व बढ़ गया था और इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठ गया। इट मीन्स पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों की खरीद बिक्री की जाने लग गई, बनाए जाने लग गए। तो इस कारण से इसको कहा गया ना, इसी वजह से इसको क्या कहा कि जो यूरोप था पूरा यूरोप बारूद के ढेर के पर बैठ गया। इस बस विस्फोट होने की देरी थी। यह विस्फोट 1914 में हुआ, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के रूप में क्या हुआ, उभर कर आया। तो यही चीज़ था कि इसका मेन रीज़न ये भी था कि सैन्यवाद भी हुआ और शस्त्रीकरण का बहुत ज़्यादा एक तरीके से होड़ भी लग गई थी लोगों के, वो देशों के बीच में। नेक्स्ट है तो आपका 5th पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभाव। अब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभाव मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव क्या है, मीन्स कि एक ऐसी वो नहीं थी, संस्था नहीं थी जो इस पे काबू पा सके। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किसी राष्ट्रों के बीच में, तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए ना जो इनके ऊपर निगरानी करके उनको शांत करवाए, इनकी लड़ाई के जो लड़ाई है उनको निपटारा करे। अब मान लीजिए आपकी सोसाइटी में लड़ाई होती है, अब सोसाइटी का जो एक वॉचमैन रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, या कोई एक वो सेक्रेटरी होता है, वो क्यों रखा जाता है कि हाँ वो उनके बीच में जितने भी मतलब मतभेद हो रहे हो उनको मतलब सॉल्व कर सके, उनके बीच में लड़ाई होने ना दे। तो इस टाइप से वो कार्य भी करता है। तो वही चीज़ है ना कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था, एक ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो इन चीज़ों पे क्या कर सके, काबू पा सके, जो प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले। तो यही चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्रवाद पर क्या कर सके, नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या कर सके, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर सके। और प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था, सब अपनी अपनी कर रहे थे, कोई ये चाह रहा था, कोई दूसरा वो कर रहा था। तो इस कारण से कोई इन पे एक तरीके से रूल रेगुलेशंस नहीं हो पा रहे थे उनके ऊपर। तो इस वजह से भी क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होने का एक रीज़न बन गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, अगर आपने मेरी पॉल साइंस की वीडियोस भी देख रखी होंगी कई बार, तो उसमें मैंने आपको बता भी रखा है, 5th सेमेस्टर की नहीं, पहले की जो आपने 1st सेमेस्टर में या 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा पॉल साइंस, तब आपने देखा होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें क्या होता, उसके बाद से फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। किसकी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना। परंतु लीग ऑफ नेशन जो था ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रोक पाया था, तो इसलिए जो उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया था, जिसका आपके इसमें भी है। अभी जो आपके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो क्लास लेके आऊँगी ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर ही लेके आऊँगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर में क्या था, उसकी क्या क्या तरीके से कार्य थे, तो उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट आपकी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इससे रिलेटेड, इसके मतलब अराउंड ऑफ है ना, आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर से ज़रूर पूछ लेता है। तो यही चीज़ थी कि संयुक्त राष्ट्र वो जो लीग ऑफ नेशन था ना आपका, उसमें मॉडिफाई करके उसको मतलब कि उसके अंदर बहुत सी विशेषताओं को लाकर उसका नेम चेंज करके कि क्या रख दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया था। तो यही चीज़ थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होने के कारण भी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था। 5th रीज़न आपका ये था। एंड आपका जो 6था रीज़न है वो क्या है, जनमत एवं समाचार पत्र। अब इसमें क्या है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए ना तत्कालीन जनमत भी कम उत्तरदायी नहीं थी। जो जनमत होती है, जो आपकी मीडिया होती है, वो भी कम उत्तरदायी नहीं थी। प्रत्येक देश के राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे। सबके सब क्या कर रहे थे, युद्ध करने में वो वकालत, उसकी मतलब एक तरीके से उसकी साइड ले रहे थे युद्ध की। और पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बना हुआ था। और युद्धोन्मुख जनमत तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की ही थी, क्योंकि समाचार पत्रों में क्या की जा रही थी, उसकी वकालत की जा रही थी कि हाँ युद्ध होना चाहिए। और जो पूंजीपति वर्ग थे, जो मतलब अमीर वर्ग था, वो भी क्या कर रहा था, युद्ध का समर्थन ही कर रहा था। इस वजह से भी जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हुआ था। और प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता। एक समाचार पत्र कुछ और लिखता तो दूसरा उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में कुछ और लिखा हुआ मिलता था। तो इस बीच में इससे भी क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होने के बहुत से आसार बढ़ गए थे। इससे विभिन्न राष्ट्र एवं वहाँ की जनता में कटुता उत्पन्न हुई और समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषाक्त कर दिया था। कि बहुत से जो झूठे वातावरण उसमें छपते हैं, उसके कारण भी क्या हो गया था, एक तरीके से जहरीला हो गया था वातावरण वहाँ का। और युद्ध को क्या बना दिया था, अवश्य भावी बना दिया कि हाँ अवश्य ही क्या हो गया, फिर युद्ध होने की संभावना बढ़ गई। अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे।
कि आखिर में जो प्रथम विश्व हुआ तो उसके होने का उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ था, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिणाम पड़ा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या क्या प्रभाव पड़े। तो ये अगर किसी भी टाइप से आपसे पूछ ले कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे या फिर परिणाम क्या थे, तो इसका आंसर आपको ये लिखना होगा। अब इसमें हम जो इसका फर्स्ट परिणाम ये है कि साम्राज्य विघटन। अब इसमें क्या हुआ था, या तो आप ये बोल सकते हैं कि नए नए राज्यों का उदय हुआ था, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि साम्राज्य विघटन। अब वो किस टाइप से हुआ, जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि इसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। फलतः यूरोप में अनेक नए देश अस्तित्व में आए, जैसे कि युगोस्लाविया, हंगारी, रोमानिया आदि। तो यही रीजन है, क्या क्या इसका परिणाम निकला प्रथम विश्व युद्ध का। एक तो आप ये लिख सकते हैं कि हाँ साम्राज्य विघटन, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि नए नए राष्ट्रों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो इसका ये परिणाम निकला था। ठीक है, अब नेक्स्ट परिणाम को हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट परिणाम क्या हुआ। इसका दूसरा परिणाम ये था कि इसमें जन धन की अपार हानि हुई थी। अब जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है, बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा संसाधन वेस्ट होते हैं। हर चीज़ उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, उसकी हानि होती है। जैसे कि अब जो अस्त्र शस्त्र बने होंगे उसकी भी अपार हानि हुई होगी। तो यही चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा जन धन की अपार हानि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के में दोनों पक्षों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। इनमें से 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ 20 लाख सैनिक घायल हुए थे, और इनमें से 70 लाख सैनिक क्या हो गए थे, अपाहिज हो गए थे। इसमें जन धन की हानि हो या फिर लोगों की, व्यक्तियों की हानि होती है, या फिर संसाधन, मतलब हर चीज़ की इसमें क्या होती है, युद्धों के अंदर हानि होती है। तो इसका एक ये भी परिणाम आप लिख सकते हैं पेपर में, जिसमें बड़ी संख्या में हत्याकांडों, भुखमरी और बीमारियों से लोग भी मारे गए थे। क्योंकि अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है तो उस टाइम पे ना खाने पीने के ना सामान बना कर ना सरकार किस चीज़ का सामान बनाती है, युद्धों का सामान बनाती है, कि युद्ध में जो चीज़ें यूज़ होती है उनका। अगर आपने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होंगे आप, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि जब मतलब संसाधन किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं, जिसकी डिमांड होती है उसी चीज़ का क्या होता है, एक तरीके से ज़्यादा सामान बनाया जाता है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो युद्ध के सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे खाने पीने के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सामान की कम उत्पादन किया जाने लग जाता है। तो यही चीज़ है कि दोनों पक्षों ने इस युद्ध पर 1 खरब 86 अरब डॉलर खर्च किए थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा जनधन की अपार हानि हुई थी। तो एक इसका इफेक्ट क्या पड़ा था, इसका क्या परिणाम हुआ था, क्या प्रभाव हुआ था, इसका प्रभाव कि जनधन की अपार हानि हुई थी और साम्राज्य विघटन हुआ था। इट मीन साम्राज्य विघटन लिख लीजिए, या फिर नए नए राज्यों का क्या हुआ था, अस्तित्व में आए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका की महत्व में वृद्धि। अब इसका एक परिणाम ये हुआ कि जो अमेरिका की मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, उसमें वो वृद्धि हुई थी उसके इंपॉर्टेंस में। अब वो किस रीज़न से, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों का प्रभुत्व समाप्त हो गया, और क्योंकि युद्ध में खर्च होने वाला अतिशय धन के कारण यूरोपीय देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारी मात्रा में कर्जा लेना पड़ा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब धन की वो हुई थी, एक तरीके से वेस्ट मनी हुई थी, तो उससे उनके पास तो इतने धन थे नहीं, तो उन्होंने किससे उधार लिया था, एक तरीके से अमेरिका से उन्होंने कर्जा लिया था। और फलतः युद्ध पश्चात अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, और इसी कारण से क्या हो गया था, जो अमेरिका का जो इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे ही पहले से था, और उससे बाद और ज़्यादा जब लोगों ने, वो यूरोपीय देशों ने उससे कर्जा लिया, तो उस कारण से और ज़्यादा इसकी महत्व में वृद्धि हो गई थी। इससे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों का महत्व एवं अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या परिणाम हुआ। अब राष्ट्रीय संघ की स्थापना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका कारण क्या था, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संस्था नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण बन गया था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, जो क्या कर सके, जो विश्व स्तर पर जो युद्ध मतलब उनमें मतभेद हो देशों के अंदर, तो उनको सुलझा सके, उनमें शांति स्थापना कर सके। परंतु वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाया था, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। मैंने आपको ये भी पहले ही बताया, इससे पहले आपको वीडियो में। तो यही चीज़ें थी कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। युद्ध पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की महान भूमिका रही थी।
जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। तो यही चीज़ थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की फिर एंड वो अभी तक हमारा क्या है, जो शांति स्थापना हमारे विश्व में बनाए रखता है वो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना फाइनली हो गई थी। तो यही चीज़ थी कि वो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद ही लोगों के मन में आया कि हाँ कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जिस कारण से युद्ध हुआ था, तो फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी बनाई। पहले तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया, परंतु वो लीग ऑफ नेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाया था, जिस कारण से जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हो गया था। और इस कारण से उन्होंने उसमें मॉडिफाई करके, मतलब उसमें सुधार करके, और उसका फिर नेम चेंज करके क्या रखा था, संयुक्त राष्ट्र संघ रखा था, जो कि आज तक हमारा क्या करता आ रहा है, कार्य करता आ रहा है वो संस्था शांति स्थापना के रूप में। तो यही चीज़ थी। इसका एक ये भी परिणाम हुआ था। नेक्स्ट परिणाम क्या हुआ कि वैज्ञानिक आविष्कार हुए। अब वैज्ञानिक आविष्कार मतलब कैसे, जो युद्ध काल में कई आविष्कार हुए। यह युद्ध केमिस्ट का युद्ध था। इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा रसायनों का यूज़ किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया था, केमिस्ट का युद्ध भी कहा गया था। अर्थात इस युद्ध में रसायनों का व्यापक प्रयोग किया गया था। सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास ने वैज्ञानिक आविष्कार हेतु उत्प्रेरक का काम किया और हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों सहित जहरीली गैसों एवं विभिन्न औषधियों की खोज भी हुई थी। फलतः विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति दर्ज की गई थी इस टाइम पीरियड में। तो यही चीज़ है कि इसके ये इफेक्ट पड़े थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों टाइप के। इट मीन्स एक तो मतलब पॉजिटिव क्या हुआ था कि वैज्ञानिक आविष्कार बहुत सारे हुए। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिका की महत्ता में वृद्धि हुई, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई अमेरिका की। और एक लॉस आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जन धन की अपार हानि हुई थी और साम्राज्य विघटन हुआ था। इसको नेगेटिव में लिया जाए तो साम्राज्य विघटन, इसको पॉजिटिव में लिया जाए तो नए नए राज्य क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे, नए नए देश अस्तित्व में आए थे। अगर मैं राज्य वर्ड बोल रही थी तो आप उसको वो कर लिया करें कि उसका मतलब राष्ट्र ही होता है, मतलब देश होता है। ओके, पॉल साइंस में इसी लैंग्वेज में कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।